जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण और शानदार सेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि हर बार की तरह हम लोग 7 दिनों के लिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में चूंकि आप जानते हैं कि ये सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह है, तो इसमें यदि हम 22 से लेकर और 28 सितंबर 2023 तक की बात करेंगे तो लास्ट में 2 दिन छूट जाएंगे, यानी 29 और 30। तो ये क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसके लिए मैंने 29 और 30 के भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने उनको भी यहीं पर मेंशन कर लिया है, यहीं सिलेक्ट कर लिया है। तो इनसे भी हम लोग इसी सेशन में टैकल कर लेंगे। अगले जो सप्ताह की वीडियो आएगी वो 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर से आगे की वीडियो रहेगी। ठीक है, आगे आने वाली किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप चीज़ों को बहुत ध्यान से लगातार कंसंट्रेशन बना करके और पढ़ते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक मिठाई आत्रेयापुरम पुथारेकुला को जीआई टैग मिला है? सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए ये आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक मिठाई है, नाम है इसका आत्रेयापुरम पुथारेकुला। यहाँ पर देखने से आपको ये प्रतीत हो सकता है कि ये 2 अलग अलग नाम है, परंतु ये एक ही मिठाई का नाम है। ठीक है, आत्रेयापुरम पुथारेकुला। ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ समय के लिए याद हो जाए। ठीक है, देखिए ये मिठाई जो है ना वो सूखे मेवे, गुड़ तथा चावल के मिश्रण से बनाई जाती है। ठीक है, और इसी को जीआई टैग मिला है। इस क्वेश्चन में मुख्य रूप से 2 की पॉइंट्स हैं, एक तो जीआई टैग है और दूसरा आंध्र प्रदेश के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जीआई टैग के बारे में क्या। ठीक है, जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये एक तरह का टैग होता है, चिन्ह होता है, जो किसी स्थान विशेष या किसी लोकल वस्तु को ग्लोबलाइज करने के लिए दिया जाता है। और किसी भी उत्पाद अथवा वस्तु को ही जीआई टैग मिलता है, किसी संस्था अथवा व्यक्ति को नहीं। और जिस भी उत्पाद को या वस्तु को जीआई टैग मिलता है वो अगले 10 वर्षों के लिए मान्य होती है। आगे के समय के लिए फिर से इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से ये जीआई टैग दिया जाता है। इसका रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में दिया गया था। तब से अब लगभग भारत के सभी स्टेट्स के द्वारा जीआई टैग मिल चुका है। अच्छा, जीआई टैग का स्लोगन क्या है, इस बात को भी आप एकदम याद रखें। तो स्लोगन है कि इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हाल फिलहाल में जो जीआई टैग चर्चे में थे उनको रिलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं दक्षिण क्षेत्र में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन हाल फिलहाल में जो चर्चे में था वो आप याद रखिएगा। जो तमिलनाडु में सलेम जिला है वहाँ पर साबूदाना को जीआई टैग दिया गया था। छत्तीसगढ़ में दूबराज चावल को जीआई टैग दिया गया था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका मुरैना की गजक मिठाई और रीवा का सुंदरजा आम, ग्वालियर की कालीन को जीआई टैग मिला था, बाटिक प्रिंटिंग को जीआई टैग मिला था। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा और चंदेरी साड़ी, कोलम चावल यहाँ के पहले के जीआई टैग प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप याद रखिएगा, अलीगढ़ के ताले को जीआई टैग मिला था और अमरोहा की ढोलक को, रामपुर के चाकू को जीआई टैग मिल चुका है। और वाराणसी में यदि आएँ तो बनारसी पान को जीआई टैग मिला। और यहाँ पर रामनगर भांटा यानी बैंगन को जीआई टैग मिला। आदम चीनी चावल और लंगड़ा आम, ये सारी चीज़ें, बनारसी साड़ियाँ, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से जीआई टैग के तौर पर जानी गई। उत्तर प्रदेश में यदि और थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें तो सिद्धार्थनगर का जो है काला नमक चावल, जिसको बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। चुनार के बलुआ पत्थर को जीआई टैग मिल चुका है। असम में चलें तो असम के अभी जल्दी चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला, जिसको इंग्लिश में नहीं, एक दूसरे नाम मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रमुख जीआई टैग्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और हाल ही में चर्चे में थे, इसलिए मैंने यहाँ पर रिलेट कर लिया। दूसरा की पॉइंट था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा यहाँ के निजाम से इसको मुक्ति दिलाई गई थी 17 सितंबर 1948 को। ठीक है, इसीलिए हम 17 सितंबर को आंध्र प्रदेश लिबरेशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि एक बार जब राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में आया था तो एक बार फिर से इसका गठन किया गया था। ठीक है,
तो याद रखिएगा। इसी आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होकर के तेलंगाना नया राज्य बना था, जो भारत का 29वां राज्य था। हालांकि जब जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं यूटी हो गया है, तब एक बार फिर से भारत में राज्यों की संख्या अब 28 हो चुकी है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YAS जगन मोहन रेड्डी, और S अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर एक कुचिपुड़ी का नाम आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आप जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जिसमें सबसे नया और सबसे पुराना बता देता हूँ। सबसे पुराना जो है वो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और सबसे नया है जो सात्रिया है असम का। श्री वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर ये हिंदू मंदिर है जो आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क की यदि बात कर लें तो पापीकोंडा और बांदीपुर नेशनल पार्क, चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, और क्या कह सकते हैं, एक और नेशनल पार्क मैं यहाँ पर रिलेट करवाना चाहता हूँ आपको, बन्नेरघट्टा। ठीक है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ आंध्र प्रदेश से संबंधित बेसिक फैक्ट्स थे। आगे बढ़ते हैं। आगामी गणतंत्र दिवस 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? नाम याद रखिएगा, जो बाइडन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये फिनोमेना समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, भारत की एक परंपरा रही है कि प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन हम एक मुख्य अतिथि के तौर पर किसी विदेश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं। तो जो 2024 में ये इवेंट आयोजित की जाएगी, तो इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो जो बाइडन होंगे। हालांकि 2023 में जो आयोजित किया गया था, यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, इनको आमंत्रित किया गया था और ये आए भी थे। ठीक है। जो बाइडन के बारे में जान लेते हैं। ये अमेरिका के सबसे उम्रदराज और 46वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और इनके साथ ही उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस को भी चुना गया था। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चूंकि भारत के संबंध में मुख्य अतिथि की बात हो रही है, तो 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। कुछ ही समय पहले प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 8 से 10 जनवरी के बीच में। यहाँ पर गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, वो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में आमंत्रित किए गए थे और ये भी पार्टिसिपेट किए थे। और दूसरा फैक्ट ये होगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की वर्षगांठ पहली बार मनाई गई है, और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि थे वो सिंगापुर के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो इस बात का याद रखिएगा। आगे, हाल ही में प्रथम आसियान संयुक्त सैन्याभ्यास ASEX-01N का आयोजन कहाँ किया गया? तो जगह का नाम याद रखिएगा, इंडोनेशिया में दक्षिण सागर में इसका आयोजन किया गया था। ये जो सैन्य अभ्यास है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, कहाँ आयोजित किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जान लेना आसियान के बारे में। तो देखिए, इस युद्धाभ्यास में कुल 11 देश शामिल हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आसियान के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11। आप जानते हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण एशिया के पूर्वी देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनका ये एक संगठन है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि पहले इसके 10 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 11वें सदस्य के रूप में अभी जल्द ही पूर्वी तिमोर को मान्यता मिली है। भारत के संबंध में आसियान का जो रिलेशन है वो याद रखिएगा। भारत चूँकि दक्षिण एशिया में बसा हुआ देश है, और ये जो आसियान है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है, परंतु आसियान का एक अच्छा दोस्त भारत जरूर है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। आगे, हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन बन गई है? तो कोटा, राजस्थान। ठीक है ना। तो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी मतलब यहाँ पर रोड में ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी गई है कि ये ट्रैफिक लाइट की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी इसको घोषित किया गया है भारत में। तो भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन बनी? कोटा, राजस्थान। पूरे विश्व में यदि देखें तो इससे पहले विश्व में थिम्पू, जो कि भूटान की राजधानी है, ये विश्व की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है, और उसके बाद विश्व की दूसरी अब कोटा बन गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले कोटा की बात कर लेते हैं। देखिए, कोटा से 2 फैक्ट मैं बता रहा हूँ। एक तो लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ये कोटा राजस्थान से ही चुन करके आते हैं। और दूसरा ये है कि अभी मणिपुर में 2023 का फेमिना मिस इंडिया खिताब आयोजित किया गया था, और इसमें जो विजेता रही थी नंदिनी गुप्ता, वो भी कोटा राजस्थान से ही आती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान
के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो सुई सिनी, तेरह ताली, कलबेलिया, कठपुतली और पनिहारी इत्यादि ये सभी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और बीकानेरी मिठाई और सोजत मेहंदी को यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। राजस्थान के प्रमुख नेशनल पार्क्स की यदि बात करें तो सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, घाना और मुकुंदरा हिल्स ये सभी प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, यही मैं कहना चाहता था। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इस पीडीएफ को नोट कर रहा था तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई मेरे से। मिस्टेक ये थी कि ये उत्तर प्रदेश के संबंध में एक क्वेश्चन मैं लिख रहा था, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो थे वो नीचे लिखने के बजाय ऊपर लिख गया। तो इस गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? नाम याद रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, और ये भगवान शिव तथा उनसे जुड़ी जो भी वास्तुकला की चीज़ें हैं उससे जुड़ी एक थीम आधारित ये स्टेडियम होगा। 450 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इसको बनाने में और 30 एकड़ में इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इस की पॉइंट से मतलब इस क्वेश्चन से 3 की पॉइंट सामने आते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा वाराणसी और तीसरा यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल स्टेडियम्स की बात हो रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेडियम से ही शुरू करते हैं। देखिए, भारत में बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम हैं, लेकिन सबको मैं नहीं बताऊँगा। जो भारत के 4 बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो इन चारों के जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम है इनके बारे में रिलेट कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में पहले एक नाम हुआ करता था फिरोज शाह कोटला इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसका नया नाम अब अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। लेकिन याद रखिएगा, इसी मैदान में एक जो पवेलियन है उस पवेलियन का नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। कोलकाता में ईडन गार्डन है, आप जानते ही हैं। दक्षिण में चेन्नई है, तो चेन्नई में एम.ए. चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम है। और मुंबई में क्या कहना, मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम है यहीं पर बीसीसीआई का मुख्यालय भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक स्टेडियम बना है जल्दी, उसका नाम है इकाना स्टेडियम, लेकिन उसका भी नया नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। और सबसे खास बात स्टेडियम को लेकर ये है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी भारत में ही स्थित है। पहले मोटेरा इसका नाम हुआ करता था, मोटेरा स्टेडियम, फिर उसके बाद सरदार पटेल स्टेडियम किया गया, लेकिन अब एक बार फिर से इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। और यही स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1,10,000 इसकी बैठक क्षमता है। जब ये स्टेडियम बन रहा था, इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी को देवनगरी कहा जाता है और मंदिरों का शहर वाराणसी ही है उत्तर प्रदेश में। और वाराणसी के बारे में यदि बात करें तो ये वाराणसी जो है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये निर्वाचन क्षेत्र भी है। वाराणसी से संबंध में 2 फैक्ट आप याद रखिए। एक तो यहाँ पर वाराणसी से और डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है, विलास गंगा। और इसी वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कुछ समय पहले पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी वाराणसी में ही स्थापित की गई है। और वाराणसी में दिव्यांग जनों के लिए महाकुंभ का आयोजन कुछ ही समय पहले किया गया था। काशी तमिल शिक्षा समागम का उद्घाटन भी यहीं पर वाराणसी में ही किया गया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में भी वाराणसी के ही बारे में बात हो रही है, तो ये स्टेडियम वाराणसी में बनाया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देखिए फ्रेंड, किसी भी क्वेश्चन को यदि चौतरफा और अच्छे से डिस्कस किया जाए तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई में हमेशा इंटरेस्ट आपका बना रहे, पढ़ाई उबाऊ ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट में चीज़ों को लेकर चलता हूँ। और आपको मैं इसके लिए जो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं काट रहा हूँ, स्टेट इन्फॉर्मेशन, इसके लिए मैं आपको बता दूँ, बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक भारत भ्रमण की एक सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें आपको स्टेट इन्फॉर्मेशन सभी राज्यों के विस्तार से चर्चा की जाएगी। और एक सेशन में लगभग हम लोग 2 या 3 राज्यों के बारे में बात करेंगे। लगभग 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मुख्य रूप से 6 से 7 सेशंस में हम लोग ये राज्यों के बारे में विस्तृत जानकारी जरूर ले लेंगे। ठीक है,
तो अभी फ़िलहाल इतना ही, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद में महिला आरक्षण बिल के रूप में किस क्रम के संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया है? तो क्रम याद रखिएगा, 128वां संविधान संशोधन विधेयक केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। आपने कुछ समय पहले पढ़ा था कि किरण रिजिजू को कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इन्होंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है और जो कानून मंत्रालय खाली हो चुका था रिक्त पद, इस जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, लोकसभा के बारे में बात करें तो अच्छा, ये जो बिल था इसके बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं। चलिए पहले लोकसभा के बारे में जान लेते हैं, लास्ट में जान लेंगे। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और ये अस्थायी सदन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस जो बिल है ना, वो बिल का नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, और इस बिल के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की जा रही है। और आपको बता दें कि लोकसभा में जितनी महिलाएं हैं 82, अगर ये आरक्षण मिल जाता है तो उनकी सीटें अब 181 हो जाएंगी। लगभग 99-100 के आसपास सीटें बढ़ रही हैं इस 33% आरक्षण के दौरान। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन से एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी संविधान संशोधन होता है तो उसका क्रम अलग होता है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो बिल सबसे पहले सदनों में पारित की जाती है उनका क्रम अलग होता है। तो याद रखिएगा ये 128वां संविधान संशोधन नहीं है बल्कि संविधान संशोधन बिल है। ठीक है, आपने अभी देखा था कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जो सवर्ण हैं उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर संसद की बात हो रही है तो संसद भवन लेकर काफ़ी चर्चे में है। बस यहाँ से दो बातें याद रखिएगा। संसद भवन जो नया बन करके तैयार हुआ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, इसके जो मुख्य वास्तुकार हैं वो विमल पटेल हैं और इसी के गज द्वार पर उपराष्ट्रपति जी के द्वारा अभिजाती झंडा आरोहण किया गया है। पुराने संसद भवन के बारे में एक फैक्ट याद रखिए, यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा इसका नया नामकरण रख दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, अच्छा, पुराने संसद भवन को किसने बनाया था? तो एडविन लुटियंस के द्वारा 1927 में यह बनकर तैयार हुआ था। 144 कंक्रीट पिलर इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। हाल ही में विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। और आप जानते हैं कि मसालों का संबंध भारत से पुराने प्राचीन समय से ही है। आपने इतिहास की शुरुआत में ही, आधुनिक इतिहास में पढ़ा था कि वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो यहाँ से जब लौटने लगे तो उन्होंने अपनी जहाज़ में मसाले भर ले गए और पूरी यात्रा का खर्च निकालने के बाद भी 60 गुना मुनाफा कमा सके उस मसाले को बेच करके अपने देश में। ठीक है, तो एक तरह से मसाला का संबंध भारत से बहुत पुराना है। यही कारण है कि स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड ये भारत को ही कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय मसालों को वैश्विक व्यापार में विस्तार देना इसका यही उद्देश्य है। कुछ कांग्रेस की बात हो रही है तो आप याद रखिएगा 109वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और आप जानते हैं कि 108वीं का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। और जो 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में स्टैचू ऑफ वननेस का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर पर जो है मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, सीएम के द्वारा। और ये मूर्ति किसकी है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, कुछ चर्चित स्टैचूज की बात कर लेते हैं जो हाल ही में खबरों में थे। तो आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया है और स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और क्या कर सकते हैं? ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता था, अभी याद नहीं आ रहा है, जब याद आता है तो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली से। ठीक है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी और इन्हीं के द्वारा इंडिया गेट नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। ये जो ग्रीन एनर्जी यानी ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है,
इस बात को समझ लीजिए, जो पर्यावरण अनुकूलन के तहत जो कार्बन एमिशन का जो पहल उठाया गया है, इसके संबंध में भारत के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि COP26 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्कॉटलैंड के एक शहर ग्लासगो में आयोजित किया गया था। पीएम मोदी जब वहाँ प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि 2070 तक हम जीरो कार्बन एमिशन को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। वहीं एथेनॉल 20% पेट्रोल में मिलाने के लिए जो पॉलिसी रखी गई है वो 2030 तक रखी गई है। ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली से एक फैक्ट आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किया गया था और इसकी थीम थी इमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ठीक है। आप देख रहे हैं कि न्यायालयों पर लगातार केसेज के भार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है ना, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे, हाल ही में किसके द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गाय प्रजाति मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा मिल गया है? तो FSSAI के द्वारा इसका दर्जा मिला है। ठीक है। ये खाद्य पशु क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, फिर FSSAI क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, खाद्य पशु से हमारा तात्पर्य है ऐसा पशु जिसको अब पाला जा सकेगा। पहले पाला जाना नहीं था, अर्धपालतू के तौर पर ये घूमता भी था, लेकिन अब इसको पाला जा सकेगा जिससे उसकी मांस की आसान बिक्री एवं प्रोसेसिंग की जा सके। ठीक है। जो ये हिमालय मिथुन है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और कुछ समय पहले यानी पिछले साल मैंने आपको बताया था कि हिमालयी याक को भी खाद्य पशु का दर्जा मिला था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 किसे चुना गया है? तो नाम याद रखिएगा। असम में स्थित है विश्वनाथ घाट और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसको उपनाम गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसको चुना गया है। ठीक है। चूँकि इसने एक बात अब और याद रखिएगा, असम और मेघालय के बीच में सीमा विवाद एक बार फिर से उठ गया है। मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी और तब से ये जो झगड़ा का जो विवादी मैटर है वो चलता चला आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किस अभिनेत्री के नाम की घोषणा की गई है? तो नाम याद रखिएगा, वहीदा रहमान को चुना गया है 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। ठीक है, 2021 के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। आप जानते हैं कि 2020 के लिए आशा पारेख को दिया गया था, ये मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है ना, तो 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो वहीदा रहमान को दिया जाएगा वर्ष 2021 के लिए। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, और सिनेमा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने के लिए ये प्रयोग मिलाया जाता है। और आपको बता दें कि इस दादा साहब फाल्के के बारे में बता दूं तो आपको बता दें कि 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी पहली विजेता देविका रानी थी। ठीक है, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे मशहूर अभिनेता को भी ये दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी जल्द ही दिया गया था। ठीक है, हाल ही में उत्तरी क्षेत्र परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो नाम याद रखिएगा, पंजाब में इसका आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की गई थी। देखिए, देश में कुल 5 क्षेत्र हैं। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। ठीक है, एक क्षेत्र यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट भी है, लेकिन इसका उल्लेख इनका गठन करने से पहले ही था, इसलिए इसको क्षेत्र नहीं माना जाता यहाँ पर। तो नाम याद रखिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से चुन के आते हैं। और पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब उच्च न्यायालय स्थित है चंडीगढ़ में, और इस चंडीगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रविशंकर झा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी हम लोगों की चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में इजीली क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करना है, और
चैनल को ज्वाइन करना है। ये कुछ अन्य सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, यहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये मैं मानता हूँ कि मैं हाथ से लिख के आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन मेहनत मैं पूरी तरीके से और शिद्दत से मेहनत करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पास थोड़ी सी अभी व्यवस्थाएं उतनी नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके सपोर्ट यदि मिलेंगे तो वो सारी चीज़ें में हम लोग हल कर लेंगे। देखिए, विकास कोई भी यदि धीरे धीरे होता है तो वही अच्छा माना जाता है। ठीक है, फिर बाकी हाथ से लिखने की छूट दे दीजिए। इसके अलावा वीडियो में यदि कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो आप निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। आगामी वीडियोज़ में उसको मैं ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा और आपकी जो भी अपेक्षाएँ होंगी उस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।